अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सुबह के हो रहे हैं इस टाइम 8:45 और इस टाइम टेम्परेचर है -5। मैं वलिया को क्रिप पे छोड़ने जा रही हूँ। बिल्कुल 7 मिनट्स की वॉक है हमारे घर से, तो सही पैक होके जाना पड़ता है। आज वलिया का तीसरा दिन है क्रिपे में और आज के दिन हम लोगों ने ट्राई करना है कि वलिया को मैं अंदर छोड़ के फिर बाहर खड़ी हो जाऊंगी, बिल्कुल इसके करीब ही रहूंगी लेकिन इसकी नज़रों के सामने नहीं रहना। तो देखते हैं कि वलिया क्या रिस्पॉन्स करती है। वलिया के डे केयर के बिल्कुल सामने खड़ी हुई हूँ मैं और धूप भी निकली हुई है और लेकिन यहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं थी। मैंने सोचा कि फिर घर जाऊंगी फिर आऊंगी तो यहीं पे खड़े होके वेट कर लेती हूँ। ग्रीन एंटरटेनमेंट का इक़्तिदार ड्रामा मैंने देखा है यहाँ पे 5-6 किस्से। वलिया को मैंने पिक कर लिया, अब हम घर जा रहे हैं और इसकी टीचर कह रही थी कि इसने मेरा नाम लिया था, लाइक शी वॉज लुकिंग फॉर मी, लेकिन रोई नहीं थी। तो इट्स अ गुड साइन। टीचर भी सेटिस्फाइड थी थोड़ी बहुत, लेकिन नाम बार बार ढूंढ रही थी कि मामा कहाँ हैं। तो वैसे भी सिर्फ आधा घंटा मैं अलग रही हूँ। अब मंडे से इसको थोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता अलग रखेंगे मेरे से, लेकिन मैं आसपास ही बाहर ही रहा करूँगी। तो आज का जो पहला आधा घंटा था 9 से 9:30 वाला, वो मैं क्रिप्पी के अंदर ही थी लेकिन वलिया के सामने नहीं थी। फिर मैंने वलिया को बाय बाय बोला कि मैं जा रही हूँ बाहर, तो फिर मैं चली गई बाहर और फिर मैं टीचर ने ही सारा मुझे गाइड किया था कि अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है। घर वापस जाके थोड़ा बहुत मैंने वलिया के टाइम दिया, उसको खिलाया, उसको ये फ़ील कराया कि मैं उसको छोड़ के नहीं गई। फिर उज़ैर के लंच का टाइम हो रहा था। वो आजकल होम ऑफ़िस कर रहे हैं और अभी मेरे पास ओवन नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो इसी में आज तवे पे ही बना के देखते हैं। 15 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था बिल्कुल स्लो आंच पे और ये बिल्कुल रेडी हो गया है पिज़्ज़ा अब यहाँ पे। साथ में मैंने एवोकाडो काट के और पिज़्ज़ा उज़ैर को सर्व किया और कुछ लेफ्ट ओवर पड़े हुए थे। उज़ैर ने कहा वेस्ट ना करो, मुझे पिज़्ज़ा के ऊपर ही रख दो। वलिया नैप ले रही है और ब्रेक उज़ैर की होती है 12 से 30 टू 45 मिनट्स, डिपेंड करता है कि इनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग तो नहीं है। तो उसमें जो है हम लोग फिर अब डूंगी देखते हैं रोज़ थोड़ी थोड़ी करके। अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पे उज़ैर की मीटिंग हुई, स्टार्ट होनी थी तो बंद कर दिया। तो फिर साथ मैंने कहा चलो वलिया सो रही है तो मैं सफाई कर लूँ। सफाई मुझे रोज़ ही करनी पड़ती है। मॉप मैं हर दूसरे दिन लगा रही हूँ लेकिन सफाई रोज़ करती हूँ। और सीन ये होता है कि बहुत टले है क्योंकि तो मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है घर में। लेकिन वो तो शुक्र है अब काफ़ी कंट्रोल है। रोज़ रोज़ जैसे जैसे सफाई होती जा रही है, फ्लोर की शक्ल भी निकलती आ रही है। कुछ ज़रूरी चीज़ें सेट करनी थी, उसमें से इम्पोर्टेंट था कि मैं अपना मेकअप थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ और वलिया के हेयर क्लिप्स वगैरह, क्योंकि मुझे मेकअप थोड़ा ज़रूरत होता है। वलिया को लंच शंच करा के, उज़ैर वैसे भी बिज़ी होम ऑफिस में तो शोर नहीं करना था। फिर हम लोगों ने कहा चलो इस कमरे में मैं वलिया को रखती हूँ और साथ साथ ही जो है इसके साथ खेलती हूँ और साथ साथ इसके क्लिप्स ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ये मैंने लिए हैं टीमू से, एक बड़ा साइज़ लिया और एक मैंने छोटा साइज़ लिया है। पहले मैंने टीमू से इस तरह का हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था लेकिन अब वलिया बड़ी हो गई है तो वो हर टाइम नीचे गिराती रहती थी चीज़ें, इस तो फिर इसलिए मैंने ये वाले लिए हैं अब, ताकि इसमें सब कुछ आ जाए वलिया का। बड़े वाले क्लिप्स मैंने नीचे डाल दिए हैं और छोटे वाले मैंने ऊपर डाल दिए हैं। ये सब हेयर एक्सेसरीज ज़्यादातर टीमो की हैं, थोड़ी बहुत लोवीसा की हैं और कुछ पाकिस्तान की हैं और कुछ शीन की भी हैं। टीमू और शीन से मैंने सिर्फ टीमू से एक दफ़ा वलिया का मंगवाया और शीन से सिर्फ एक दफ़ा अपने कपड़े मंगवाए थे। क्लोथिंग के बारे में मैं अब बताऊं तो बहुत बुरा है टीमू और शीन, बट हेयर एक्सेसरीज़ और जो किचन के या छोटे मोटे गैजेट्स होते हैं ना, वो वाला एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा है। और टीमो से मैंने बर्तन भी मंगवाए थे, वो एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा रहा था। बट क्लोथिंग नो नो, अब एक नो नो। पहले मुझे लग रहा था कि वो छोटे पड़ जाएंगे, नहीं होगा सब कुछ ऑर्गेनाइज, लेकिन हो गया है। दोनों में कंप्लीट चीज़ें आ गई हैं वलिया की और मैंने अलमारी के ऊपर रख दिया है फ़िलहाल, क्योंकि और कोई जगह नहीं है अभी। बाकी का सामान भी अभी ऑर्गेनाइज़ करना है, लेकिन फ़िलहाल और चेंजिंग टेबल में जो वलिया के दराज़ हैं, फ़िलहाल मैंने सोचा है कि उसी में अपना सामान एडजस्ट करूँ। बाद में फिर देखती हूँ कि क्या करना है इन चीज़ों का। वलिया के डायपर्स के साथ मैंने अपने हेयर स्क्रंचीज़ वगैरह और साथ ही ज्वेलरी थोड़ी सी एडजस्ट कर दी है। तो बस जो जगह जहाँ मुझे सही फिट लग रही है वहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं फ़िलहाल अपनी चीज़ें। इस बॉक्स में वलिया के सारे सॉक्स हैं और ऊपर वाले खाने में भी मैंने कुछ ना कुछ एडजस्ट कर दिया जो मुझे समझ आ रही थी। ज्वेलरी ही अपनी इसमें, और इस वाले बॉक्स में थोड़ा सा मेकअप है और इसमें और कुछ है, मेरे हेयर कैचर्स वगैरह हैं, उनकी भी जगह मुझे मिल गई थी तो वो भी इधर एडजस्ट हो गया, गुड हो गया। कुछ क्लीनिंग करके, और ये अभी जो वलिया ने अलमारी पे कारनामे किए हुए हैं, ये अभी मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि कैसे साफ़ करने हैं। और इस अलमारी पे भी नक्शाकारी की हुई है वलिया ने। खैर मैंने वो सोचा कि बाद में करूँगी कोई प्रॉपर उसका देख के, क्योंकि जो घर में क्लीनर्स पड़े हुए हैं उनसे तो नहीं साफ़ हुआ
और वलिया की कैडी में ये एक रैश क्रीम वगैरह मैंने रखी है। ये रैश क्रीम वेलेडा की बहुत ज़बरदस्त है, मुझे सूडो से ज़्यादा बेहतर लगती है ये। हालांकि सूडो बहुत फेमस है, बट मुझे लगता है कि ये मैं एक ही दफ़ा लगाती हूँ ये वेलेडा की रैश क्रीम, फ़ौरन वलिया की रैशेस ठीक हो जाती हैं। जब बच्चा थोड़ा छोटा होता है, ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत होती हैं साथ, तो अभी तो बेसिक चीज़ें ही कुछ रिक्वायर्ड होती हैं डायपर कैडी में। डाई गैस मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ और एक एक्स्ट्रा हमेशा पड़ी हुई होती है पैक मेरे पास, क्योंकि पेट दर्द का मुझे लगता है डाई गैस बहुत अच्छा है। और साथ ये ओसानेट, ये ना बच्चों के ये जर्मन होम्योपैथी दवाई है। ये जैसे पाकिस्तान में बायो 21 आई थिंक नाम है, बच्चों को देते हैं टीथिंग के टाइम पे। तो मुझे मुझे ये पता नहीं प्लासिबो इफ़ेक्ट है या जो भी कह लें, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये वाक़ई काम करती है। जो ही मुझे लगता है वलिया को टीथिंग का प्रॉब्लम है, ये मैं उसको देना स्टार्ट कर देती हूँ। और जो उसको डाइजेस्टिव इश्यूज़ और ये खामखा की क्लिंगीनेस और जो उसकी वाइनी नेचर हो जाती है और नींद नहीं आ रही होती, भूख नहीं लग रही होती, ये सारे मसले हल हो जाते हैं ओसानेट से। इस फेस क्रीम का वलिया ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, कैप्स घुमा दिया है इसका, तो अभी ये ऐसे ही बीच में जाएगी। चेंजिंग मैट के ऊपर मैं ये इस तरह की एक डिस्पोजेबल शीट्स आती हैं जिनको डिग्निटी शीट्स भी बोला जाता है, वो मैं लाजमी बिछा देती हूँ ताकि बिल्कुल क्लीन रहे हर टाइम। ये वाली शीट्स ना ये मैंने काफ़ी रखी हुई हैं, तो एक शीट चल जाती है 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता, डिपेंड करता है कि बच्चे ने कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया उसके ऊपर। तो बस इस तरह। अभी मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए, लेकिन साथ उज़ैर का दिल कर रहा था कि उसको आइसक्रीम दी जाए और मेरा भी दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का। तो ये चॉकलेट मैं मेल्ट कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम ही मैं ये ट्राई कर रही हूँ सॉस बनाने के लिए। कुछ ज़्यादा ही गर्म कर दी है मैंने चॉकलेट। खैर इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया और इसको मैंने अच्छे से विस्क कर लिया है, लेकिन देखते हैं कैसी बनती है सॉस। डार्क चॉकलेट ही मुझे ज़्यादा पसंद है और उज़ैर को भी, तो हम लोग डार्क चॉकलेट ही यूज़ करते हैं। खैर आइस के ऊपर मैंने इस तरह डाल दी तो मज़े की लग रही थी। खाने में मैं बना रही हूँ मेथी और चिकन, फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। ये मेथी नहीं है, ये एक्चुअली एक फेल्ड सलाद है। जर्मनी की जो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें पढ़ा था कि अगर आपको मेथी का अल्टरनेटिव चाहिए तो आप ये यूज़ कर लें, तो मैं भी पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ। धनिया और ये फेल्ड सलाद मैंने काट लिया है और साथ में चिकन की तैयारी करने लगी हूँ। प्याज को मैंने चॉप कर दिया। ऑयल ये सरसों की तेल की तरह इसकी खुशबू है। ये जो कोल्ड प्रेस्ड रैपसील है ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरा ब्लेंडर अभी तक पैक है, वो नहीं निकला, तो मैं मैनुअल चॉपर ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने बस लहसुन, अदरक और हरी मिर्च इसी तरह चॉप कर ली है। मसला ये है कि किचन में अभी प्रॉपर लाइट नहीं लगी हुई, तो सही मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने का, बहुत अंधेरा अंधेरा आ रहा होता है व्लॉग में। कैमरे का रिज़ल्ट जो है वो लाइट पे भी बहुत डिपेंड कर रहा होता है। सब कुछ भून भान के अब मैंने बीच में चिकन डाल दिया है इसके। थोड़ी देर चिकन को भी भूना है और फिर उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। और मसालों में मैंने डाले हैं यही जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। साथ में मैंने नमक ऐड कर दिया है। जो लोग उर्दू में पूछना चाहते हैं उनके लिए ये मसाले हैं पिसा हुआ ज़ीरा और मोटी कुटी मिर्च और लाल मिर्च और नमक। चिकन थोड़ी सी मुझे लगा कि अब सही हो गई है, तो मैंने इसकी थोड़ी सी साइडें साफ़ की हैं और अब भुनाई की है। जब थोड़ी सी भुनाई मैंने कर ली तो इसके अंदर फिर मैंने जो धनिया और ये काटा था मेथी टाइप कुछ, ये मैंने ऐड कर दिया है। बीच में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया बिकॉज़ उज़ैर को थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी पसंद है। बेवक़्त की भूख लगी हुई थी मुझे इस टाइम, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था। वही वलिया के कृपे से वापस आके मैंने चाय पी थी और बस अब फिर मैंने कहा चलो पास्ता लेफ़्ट ओवर पास्ता पड़ा हुआ था, वो मैंने खा लिया है। और सबसे जो मेन पार्ट है ना आज के व्लॉग का, जो मेन हाइलाइट है वो है जी ये हमारा तंदूर, जो कि हम लोगों ने बसरा एशियन से ऑर्डर किया है। 54 यूरोज़ का आई थिंक ये आया और डिलीवरी फ्री थी इसकी। और ये बिल्कुल इसी तरह आया, शुक्र है उन्होंने कोई बड़ा कार्टन के अंदर ये वाला नहीं डाला, फिर वो डिस्कार्ड करने का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। वलिया जो है वो बहुत एक्साइटेड है कि इसके अंदर आखिर क्या है। ऊपर एक छोटी सी बुक थी जिसमें इसका मैनुअल था, बहुत इजी मैनुअल था, कोई इतनी रॉकेट साइंस तो थी नहीं। चूल्हा हमारा बिल्कुल नया है, लेकिन मसला ये हो रहा था कि मैं जो ही रोटी पकाती थी वो बिल्कुल जो है ना, मतलब 5 मिनट गुजर जाते थे और वो रोटी पकने को ही नहीं आती थी। इतनी वो इंडक्शन पे सही पक ही नहीं रही थी, और जब वो पकती थी तो वो इतनी लकड़ी की तरह सख्त हो जाती थी कि हम लोगों ने फिर इतने दिन जो है, जब से हम इटली से वापस आए हम लोगों ने रोटी नहीं खाई, बस एक दफ़ा खाई वो जो हम लोगों ने ट्राई की। फिर मैंने दूसरी दफ़ा ट्राई की, वो फिर हमसे नहीं खानी हुई। फिर हम लोगों ने सोचा कि यार अब लेना तो है ही तंदूर, तो अभी ही ले लेते हैं। हालांकि अभी हमारे किचन में प्रॉपर जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट क्या करें फिर। साइज़ में इतना बड़ा नहीं है जैसे लगता है फ़ोटोज़ में कि बहुत बड़ा होगा, मतलब छोटा सा इसका साइज़ है, ऐसे टिन डब्बा सा छोटा सा, जैसे माइक्रोवेव होता है इसी तरह का साइज़ है।
इसको मैंने पहले कलमा पढ़ा, फिर 2-3 दफ़ा गीले टिश्यू से इसको मैंने अच्छे से अंदर से ऊपर से हर जगह से साफ़ किया है। सीन ये है कि मैं भी अगर फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही होती तो वही बात है कि एक्सपेरिमेंट्स करती कि अच्छी रोटी कैसे पकेगी। थैंक्स टू हमारी एक तैयबा बाजी हैं, उन्होंने ही मुझे मशवरा दिया था। वो तो कब से कह रही थी कि आप तंदूर ले लें, क्योंकि जब वो उनके हाथ की तंदूर की ये वाली रोटी मैंने बहुत दफ़ा खाई हुई है। उन्होंने ही मुझे एक वीडियो बना के भेजी है ट्यूटोरियल के लिए, जैसे-जैसे जो-जो स्टेप्स उन्होंने बताया ना, क्योंकि वो उनको बहुत तजुर्बा था रोटी का, तो बस वही स्टेप्स बिल्कुल मैंने फ़ॉलो किए हैं। इस तरह रोटी पहले ऊपर बिछानी है, ठीक है, फिर उसके ऊपर दूध लगाना है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम रोटी इधर बना रही हूँ और मेरा जो अच्छे वाला ब्रश है, वो कहीं पैकिंग में पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, तो जो मुझे मिला है दूसरा, ये इतना ख़ास नहीं है, लेकिन गुज़ारा हो रहा था। रोटी के ऊपर इस तरह के तरीके से दूध लगाना है और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब इसका पूरा कलर चेंज हो जाए ना, जैसे तवे पे आप रोटी पकाते हैं, आप वेट करते हैं कि कलर चेंज हो जाए, तो रोटी आपने उसको पलट देना है। तो बस उसी तरीके से आपने उठा के सीधा अंदर तंदूर में रख देना है। ये बिल्कुल कैंडिड है और कोई इसमें एडिटिंग नहीं मैंने की हुई। पहली रोटी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे अंदर गई है। 30 टू 40 सेकंड्स ऊपर इसे टाइम लगा था और अंदर जो इसको रोटी पकने में टाइम लग रहा है ना, वो 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स है। यानी 2 मिनट में ये रोटी तैयार हुई है। और करना ये है कि आपने जब तंदूर के अंदर रोटी रख दी है ना, तो आपने इसकी साइड्स नहीं चेंज करनी, इसको आपने एज़ इट इज़ बाहर निकाल देना है। और ये है दूसरी रोटी, ये कुछ बेहतर मैं इसको डील कर रही थी इसके साथ। बिल्कुल डिट्टो आप इसी तरीके से स्टेप्स फ़ॉलो करेंगे तो आपकी रोटी बिल्कुल अच्छी बन जाएगी। और जब रोटी आप तंदूर से बाहर निकालेंगे ना, आपको लगेगा कि ये तो रोटी सख्त सी है। लेकिन जब आप हॉट पॉट के अंदर रखेंगे और जब खाना खाने का टाइम आएगा, इतनी सॉफ्ट रोटी थी, इतनी मज़े की रोटी थी कि मैंने तो ऐसे ही कच्चे इसके नवाले खाए हैं कितने। बचपन में जैसे गाँव की रोटी होती थी ना तंदूर की, बिल्कुल वैसी थी और बिल्कुल मैंने इसकी साइड नहीं चेंज किया। आप यही टिप्स फ़ॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी रोटी भी अच्छी बनेगी और बिल्कुल वर्थ बाइंग है। अब देखते हैं कि ये कितना अरसा चलता है, कितना अरसा हमारा साथ देता है, लेकिन बिल्कुल पैसे ज़ाया नहीं हुए। और हम लोगों जब से जर्मनी आया ना, बिलीव मी, हम लोगों ने पहली दफ़ा ढंग की रोटी खाई है। और इस बात से जो है उज़ैर की अम्मी, मेरी सास भी मेरे व्लॉग बड़े शौक से देखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माई सास इज़ वेरी सपोर्टिव। वो भी इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगी क्योंकि जब वो आई थी ना यहाँ पे, तो उनको भी रोटी का बड़ा प्रॉब्लम हुआ था और वो यही कहती थी कि भई ये रोटी वो पहले तो परेशान होगी कि शायद उनसे सही नहीं पक रही। लेकिन फिर हमने उन्हें बताया कि नहीं, एक तो यहाँ का आटा थोड़ा अजीब-सा है और दूसरा रोटी यहाँ के तवों पे सही नहीं पकती। आटा हम लोग यूज़ करते हैं काउफ्लैंड का फुल कॉर्न वाइसन मेल और इसका जायका बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान की गंदम का थोड़ा आटा जो होता था ना, जो अपनी गंदम पिसवाते हैं। क्योंकि जो इंडियन स्टोर से आटा है वो हम लोगों ने हर ब्रांड ही ऑलमोस्ट अब ट्राई कर लिया है, लेकिन उसी किस्म का है जैसे चक्की का आटा होता है, वाइट आटा उसमें मिक्स होता है। सही प्रॉपर गंदम जो जो देसी गंदम खाने वाले लोग हैं ना, उनको वो वैसा नहीं लगता। तो वो हमें थोड़ा बेहतर लगता है काउफ्लैंड का जो वाइसन मेल है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और आप लोग भी तंदूर लीजिए और मुझे बताइए कि आप अगर पहले से तंदूर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि क्या आप भी इसी तरीके से रोटी पकाते हैं, आपकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके बाय, चाओ।